कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने इस पी टाइप पंप के बारे में जो इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन थी या फिर जो जो चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए थी, जैसे क्या क्या, जैसे कि ये सोडियम पोटेशियम पंप पी टाइप पंप की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में कितनी सब यूनिट्स होती हैं और वो जो अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं उन अलग अलग सब यूनिट्स का काम क्या होता है, और क्या क्या डिस्कस किए हैं हम पीछे। और जो चीजें हम डिस्कस किए हैं वो हम लोगों ने इस सोडियम पोटेशियम पंप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी बात कर ली है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये काम कैसे करता है, कितनी स्टेप में काम करता है और उन सारे स्टेप्स में कौन कौन से ऑल्टरेशंस इस सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर आते हैं, जिसके बाद अल्टीमेटली ये काम करना शुरू करता है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इस सोडियम पोटेशियम पंप के रेगुलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। और रेगुलेशन से एक चीज साफ समझ में आती है कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को रेगुलेट करती है तो या तो वो उसकी एक्टिविटी को अप रेगुलेट करेगी या फिर उसकी एक्टिविटी को डाउन रेगुलेट कर देगी। यानी कि या तो वो मॉलिक्यूल या तो वो ड्रग उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज की एक्टिविटी को इंड्यूस कर देगा या फिर वो उसको ब्लॉक कर देगा, यानी उस पर थांबा लगा देगा कि भाई रुक जाओ, अब हम तुमको काम नहीं करने देंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप के रेगुलेशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं और एक एग्जाम्पल हम अल्टीमेटली डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों के दिमाग में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो डिले नहीं करते हैं, आप डिस्कस कर लें। देखो इधर, अगर इस सोडियम पोटेशियम पंप यानी इस पी टाइप पंप की बात करते हैं तो कुछ आइनोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं जो कि इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। और वो कौन कौन सी पुड़ियां हैं वो देखो। तो अगर इन आइनोट्रोपिक ड्रग्स की बात करें जो इस सोडियम पोटेशियम पी टाइप पंप की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती हैं तो उसमें आता है हमारा बड़ा ही फेमस सा ड्रग उआबेन। उआबेन नहीं, उआबेन है ये। और ये जो उआबेन है इसका दूसरा नाम होता है एरोपॉइजन। और वहीं पर एक दूसरा आइनोट्रोपिक ड्रग लिखा हुआ है जिसका नाम है डिजिटॉक्सिन। और ये जो डिजिटॉक्सिन होता है ये डिजिटेलिस प्लांट से आता है जिसका कॉमन नाम है फॉक्स ग्लव। तो ये जो दो आइनोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, उआबेन यानी एरोपॉइजन और दूसरा हमारा ये डिजिटॉक्सिन जो डिजिटेलिस प्लांट से बनाया जाता है, ये दोनों ही ड्रग यूज किए जाते हैं इस सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों पुड़ियां होंगी अगर ये इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी तो ये जा करके किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है उस सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को थांबा कर देंगी। आ रही हैं चीजें समझने में? तो आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल से कोरिलेट करके आप लोग समझने की कोशिश करो। वो एग्जाम्पल ऑब्वियसली मैं ही समझाने वाली हूं। तो वो क्या है कि ये जो ड्रग्स होते हैं यानी ये जो पुड़ियां हैं, उआबेन की पुड़िया, डिजिटॉक्सिन की पुड़िया,
ये पुड़ियाओं को हम कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स भी नाम देते हैं। और ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स हैं, इसका मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है उन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो पेशेंट्स हार्ट प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई पेशेंट है जो हार्ट प्रॉब्लम से परेशान है, तो उस केस में जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, वो या तो उआबीन की पुड़िया या डिजिटॉक्सिन की पुड़िया यूज करेगा। और यूज करने के बाद होगा क्या, ये पुड़िया जाकर के कर क्या रही है, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या देखा था कि ये जो उआबीन एरोपॉइजन है या फिर डिजिटॉक्सिन है, ये सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि ये सोडियम पोटेशियम पंप के इनहिबिटर्स हैं। तो क्या होने वाला है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, इनहिबिटर्स हैं इस सोडियम पोटेशियम पंप के। तो होगा क्या कि मान लो एक पेशेंट है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उस नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो नॉर्मल प्रोसेसिंग चलती है इस सोडियम पोटेशियम पंप की हार्ट मसल्स के अंदर, वो किस तरीके से चलती है। और इसके बाद जो डायग्राम हम डिस्कस करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जब सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। तो देख लें इधर, तो नॉर्मली क्या होता है, हार्ट मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और किस तरीके से वो रिलैक्सेशन के अंदर जाती हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ये पुड़िया देंगे उस पेशेंट को जिसके अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, और फिर देखेंगे कि ये पुड़िया जाकर के सोडियम पोटेशियम पंप पर क्या असर डालेगी। तो सबसे पहले देखो, ये मान लो कि कोई नॉर्मल हार्ट सेल है, दिख रही है और ये जो हार्ट सेल है इसके ऊपर 3 अलग अलग तरीके के, एक पंप, दूसरा एक्सचेंजर और तीसरा चैनल दिख रहा होगा। और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे एक्सचेंजर हो, चाहे चैनल हो और चाहे कोई पंप हो, इन सब का काम एक ही होता है कि मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो। यानी एक तरीके से ये ट्रक, गाड़ी और बस होते हैं। और काम कैसे करेंगे कि मान लो ये नॉर्मल हार्ट मसल है और नॉर्मल हार्ट सेल है, और इस सेल के ऊपर आपको 3 मूवमेंट कराने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिख रहे होंगे। और वो कौन कौन से हैं, पहला सोडियम पोटेशियम पंप जो ब्लैक कलर से डिनोट किया गया है, डिनोट नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा लाल रंग से आपको सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंजर दिख रहा होगा। और अगर उधर साइड मूव करें मेरे राइट हैंड साइड की तरफ, तो फाइनली आपको ब्लू कलर से इसके ऊपर, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एल टाइप कैल्शियम चैनल दिख रहा होगा। और यहां पर जो ये एल है, ये एक तरीके से एल फॉर लेट समझ लो। यानी इस तरीके का एल टाइप जो चैनल होता है वो हमेशा लेट खुलता है, ऐसे समझो। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब ये हार्ट मसल नॉर्मली काम करती है और जब इसको कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में जाना होता है, तो ये कैसे काम करती है कि अभी ये जो हमारा एक्सचेंजर है उस वक्त काम नहीं कर रहा होता जिस वक्त ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये उस वक्त काम कर रहा होता है जिस वक्त ये मसल रिलैक्सेशन वाली फेज में जाएगी, जिस वक्त ये जो सिग्नलिंग है हार्ट मसल के अंदर उसका टर्मिनेशन होगा।
तो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त कौन से ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं, वो देखो इधर। तो जब ये हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस वक्त ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होगा इसका काम चालू रहेगा। और हमको पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप ये काम करता है कि ये उल्टा काम करता है, ये 3 सोडियम के आयंस को सेल से बाहर फेंक करके आएगा और उसके बदले में 2 पोटेशियम के आयंस को सेल के अंदर छोड़ करके जाएगा। ये तो बेसिक सी चीज है, इफ्लक्स और इनफ्लक्स पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर कौन से आयंस का इनफ्लक्स होता है और कौन से आयंस का इफ्लक्स होता है और कितने कितने आयंस का इफ्लक्स और इनफ्लक्स होता है। तो फिलहाल क्या समझने की जरूरत है कि भाई ये जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस केस में ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। कुछ देर बाद क्या होगा, जब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो थोड़ी देर बाद ये लेट टाइप कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही ये चैनल ओपन होंगे तो मैंने क्या समझाया था कि जो चैनल्स होते हैं वो हमेशा कैसे काम करते हैं। चैनल्स किस कैटेगरी में आते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टर्स वाली कैटेगरी में आते हैं। और पैसिव मूवमेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है वहां से मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए आते हैं उस जगह पर जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। और इससे पिछले वाले वीडियो या फिर इससे पिछले से पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि सिर्फ पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर होती है, बाकी जितने भी आयंस बचे, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो अनायन हो, उन सब की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होती है। तो होगा क्या, क्योंकि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन भी सेल के बाहर ही ज्यादा है, तो जैसे ही ये चैनल खुलेगा, जैसे ही ये एल टाइप कैल्शियम चैनल खुलेगा, वैसे ही पैसिव मूवमेंट होगा कैल्शियम आयंस का और ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयंस, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी तो काम करेगा चैनल, ऐसी तो काम करेगा ये सेतु। चैनल को सेतु के एग्जाम्पल से देखा था ना, और कैरियर को नौका के एग्जाम्पल से देखा था। इफ यू हैव नॉट चेक दैट वीडियो यार, गो एंड चेक दैट वीडियो, अच्छा समझने में आएगा। तो होगा क्या कि जैसे ही ये एल टाइप कैल्शियम चैनल खुलेगा, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम के आयंस इस सेल के अंदर घुस जाएंगे और इस सेल के साइटोसोल में कैल्शियम कैल्शियम हो जाएगा। लेकिन कहानी इधर तक खत्म नहीं होती है, आगे भी है कथा का भाग 2 कि भैया इस सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का जो ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली के ऊपर भी एक तरीके के चैनल लगे हुए होते हैं, क्योंकि जितना कैल्शियम ये एल टाइप कैल्शियम चैनल इस हार्ट मसल के अंदर भरेगा, इस हार्ट सेल के अंदर भरेगा, उतने कैल्शियम से काम नहीं चलने वाला है। उतना कैल्शियम सफिशिएंट नहीं है इस मसल सेल को या फिर इस हार्ट सेल को कॉन्ट्रैक्ट वाली फेज में, कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में भेजने के लिए। ज्यादा कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम लाओ, तो अब कैल्शियम आए कहां से? और हमको पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोसोल में भर भर के कैल्शियम है। तो अब ये सेल क्या करता है, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है उस कैल्शियम को निकाल करके इस हार्ट सेल के साइटोसोल में लेकर के आओ।
जिससे कि आगे की कहानी पूरी हो और ये हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में जा पाए। तो आगे क्या होगा कि ये जो कैल्शियम अंदर इस साइटोसोल में घुसा है इस हार्ट सेल के, ये कैल्शियम जा करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो चैनल लगा हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम सेंसिटिव राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल, ये कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स जा करके इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो राइनोडीन कैल्शियम चैनल लगा हुआ है इसको जा करके खोल देंगे। और क्योंकि ये भी चैनल है और अभी मैंने बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इस हार्ट सेल की कंपैरिजन में, तो क्या होगा, यहां से भी जितना ज्यादा कैल्शियम इस साइटोसोल में जा सकता है, ये चैनल खुलने के बाद कैल्शियम भागना शुरू कर देगा इस हार्ट सेल के साइटोसोल के अंदर। अब क्या होगा, अब भाई इस सेल के साइटोसोल के अंदर पता नहीं कोई आयन दूसरा है कि नहीं, लेकिन कैल्शियम भर भर के है और कैल्शियम ही चाहिए होता है किसी मसल को कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में भेजने के लिए। तो होगा क्या कि जब इस सेल के साइटोसोल के अंदर कैल्शियम ही कैल्शियम है, दिख रहा होगा ये लाल रंग से ही लिखा हुआ है, नीले से कर देते हैं, तो ये जो कैल्शियम है ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ गया। तो अब क्या होगा, ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो वही चीजें इधर लिखी हुई हैं कि हार्ट मसल्स के अंदर क्या होता है, जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में जाती हैं तो हार्ट मसल्स के जितने भी सेल्स होते हैं उनमें एक प्रोसेसिंग चल रही होती है। और वो प्रोसेसिंग क्या है, उसके पॉइंट्स मैंने यहां नोट किए हुए हैं, वैसे तो यहां समझ में आ ही गया होगा। और एक और चीज, ये जो हमारा हार्ट वाला सेल था, इस सेल के अंदर अभी दो चीजें और दिख रही होंगी जो काम में नहीं आई हैं। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो ये एक्सचेंजर और दूसरा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक कैल्शियम का पंप लगा हुआ है। तो ये दोनों ही अभी कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में काम नहीं किए हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, जब किसी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सबसे पहले ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये तो काम कर ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी देर बाद जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो भी खुल जाते हैं। और जैसे ही ये चैनल खुलते हैं, हमको पता है कि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होती है और कोई भी जो चैनल होता है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही किसी मॉलिक्यूल को या किसी आयन को ट्रांसपोर्ट कराता है। और क्योंकि इस सेल के बाहर कैल्शियम ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम का इनफ्लक्स होना चालू हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि जैसे ही ये एल टाइप कैल्शियम चैनल महाराज खुलेंगे, ये अपने द्वार ओपन करेंगे, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम के आयंस का इनफ्लक्स होना चालू हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो कैल्शियम इस एल टाइप कैल्शियम चैनल से आया है, ये कैल्शियम जा करके इस राइनोडाइन कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा, क्योंकि ये राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल कैल्शियम सेंसिटिव चैनल होता है। यानी कि ये उसी टाइम पे खुल जाएगा जैसे ही कोई कैल्शियम का आयन आकर के इससे इंटरेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब कि ये है हमारा ताला और इस ताले की जो चाबी है वो कैल्शियम है।
जैसे ही कैल्शियम का कोई लिगांड, कोई मॉलिक्यूल इस ताले पर जाकर के फिट होगा तो वैसे ही ये ताला खुल जाएगा, और जैसे ही ताला खुलेगा वैसे ही जितना भी हमारा इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा इस सेल के साइटोसोल के अंदर। तो वही लिखा हुआ है कि ये जो कैल्शियम आयन है ये चाबी है, और ये जा करके एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइनोडाइन चैनल लगा हुआ होता है उसको जा करके खोल देता है, और जैसे ही ये चैनल खुलेगा वैसे ही साइटोसोल के अंदर कैल्शियम ही कैल्शियम हो जाएगा, जिसके बाद मसल का फाइनली कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। आ गई ये चीज समझ में? तो अभी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस फेज में दो ट्रांसपोर्टर्स ने काम नहीं किया है इस हार्ट सेल के अंदर। पहला जो एक्सचेंजर है जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जो कि इस हार्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगा हुआ है, और दूसरा है ये कैल्शियम का पंप जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगा हुआ है। एक फाइनली यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, देखना इधर, के जो उआ बेन है इसको एरो पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं एक छुटकी सी जगह में लिख लेना ये वाली चीज। और सबसे ऊपर वाली लाइन भी रह गई, ये तो हमने इनहिबिटर की बात कर ली और वो भी पूरा नहीं हुआ है, तो पहले इनहिबिटर देखो। तो ये तो हो गया कि भाई नॉर्मल जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट मसल का वो किस तरीके से होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मली ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये मसल हर वक्त तो कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में नहीं रहेगी, इसको कुछ टाइम बाद रिलैक्सेशन वाली फेज में भी जाना पड़ेगा। तो ये जो मसल होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये अल्टीमेटली टर्मिनेशन वाली फेज में जा करके रिलैक्सेशन में कैसे पहुंचेगी, काहे पहुंचेगी वो तो पता है, काम ही करती रहेगी तो भाई जल्दी मर जाएगी। काहे तो पता है लेकिन कैसे करती है वो देखो। तो फिर से बना लो वही क्या, हार्ट वाला सेल, और उसके ऊपर तीन चीजें थी। कौन कौन सी थी? पहला था हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा एक्सचेंजर था जिसका नाम था सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंजर, और एक और थे, और ये थे एल टाइप कैल्शियम के चैनल। अब देखो आगे क्या होगा, और वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाना ना भूलें बिल्कुल भी, खफा वफा हो गए तो जान को इल्लत हो जाएगी। और इसके ऊपर लगा हुआ था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कैल्शियम का पंप। अब ये काम करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलैक्सेशन वाला फेज, कि भैया कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन वाली फेज आएगी कैसे। तो वो देखो, जब इस हार्ट मसल का रिलैक्सेशन हो रहा होता है तो उस वक्त सबसे पहले क्या होता है, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा एक्सचेंजर है ये चालू हो जाता है, और जैसे ही ये एक्सचेंजर चालू हो जाता है, और हाँ जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो अभी भी काम कर रहा है। तो सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है कि 3 सोडियम को ले जाकर के बाहर फेंकेगा और अंदर लेकर के आएगा 2 पोटेशियम,
और जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं और रिलैक्सेशन वाली फेज में ये हार्ट मसल जाने को होती है, तो उस टाइम पर ये जो हमारा एल टाइप कैल्शियम चैनल है ये काम करना बंद कर देता है। इसका काम वही होता है कौन से वाले फेज में? कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में, कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में। अभी जो काम होता है वो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम करना शुरू करता है, और हमको पता है कि साइटोसोल के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम भरा हुआ है। तो अब क्या करना है कि रिलैक्सेशन कैसे होगा इसका, कि भाई ये जो कैल्शियम है इसको इस सेल के साइटोसोल से बाहर निकाल करके फेंको, या फिर वापस से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज दो, तभी ये जो मसल है, हार्ट मसल है, ये रिलैक्सेशन वाली फेज में जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये एल टाइप कैल्शियम चैनल तो थांबा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन ये जो दो हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये काम करते रहेंगे। और काम कैसे करेंगे कि ये एक्सचेंजर, क्योंकि कैल्शियम अंदर बहुत भरा हुआ है, तो एक कैल्शियम के आयन को बाहर भेजेगा और एक सोडियम के आयन को अंदर लेकर के आएगा। और जो सोडियम के आयन को ये एक्सचेंजर अंदर घुसा रहा है, उस सोडियम आयन को ये पोटेशियम पंप ले जा करके बाहर फेंकता रहेगा। आ रही हैं चीजें समझने में? और उसी टाइम पर जब ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ओपन होगा, इसकी ओपनिंग होगी, उसी टाइम पे ये कैल्शियम पंप भी खुल जाएंगे। और जैसे ही ये खुलेंगे वैसे ही ये पंप जो है, जितना भी कैल्शियम अंदर है, इस साइटोसोल के अंदर है सेल के, उस कैल्शियम को ये कैल्शियम पंप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भरना स्टार्ट कर देगा। और देखते ही देखते कैल्शियम गायब हो जाएंगे। कहां से? सेल के साइटोसोल के अंदर से। और जैसे ही ये कैल्शियम साइटोसोल के अंदर से गायब होगा, वैसे ही ये जो हार्ट मसल है ये रिलैक्सेशन वाली फेज में आ जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे वो सोडियम पोटेशियम पंप के रेगुलेशन को डिस्कस कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा था कि जो डॉक्टर होते हैं वो उआबेन और डिजिटॉक्सिन नाम के आइनोट्रोपिक ड्रग को यूज करते हैं जब कोई हार्ट मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में जाती है, तो उस पुड़िया को उस पेशेंट को दे दिया जाता है और वो पुड़िया जाकर के क्या कर देती है? इस सोडियम पोटेशियम पंप की काम करने को बंद कर देती है। तो रिलैक्सेशन के दौरान या टर्मिनेशन के दौरान क्या क्या होता है वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। सबसे पहले कि ड्यूरिंग टर्मिनेशन इस हार्ट सेल के अंदर क्या क्या स्टेप्स चल रहे होते हैं वो लिख लो। तो टर्मिनेशन जब होगा या रिलैक्सेशन वाली फेज में जब ये हार्ट मसल जाएगी, तो सबसे पहले सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर कैल्शियम का इफ्लक्स करना स्टार्ट कर देगा। तो पहला पॉइंट लिखो कि जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होगा इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, ये कैल्शियम आयंस का इफ्लक्स करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही कैल्शियम का इफ्लक्स स्टार्ट होगा उसके बाद ही जो हमारा कैल्शियम पंप है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगा हुआ है वो भी चालू हो जाएगा।
और जैसे ही वो चालू होगा वैसे ही जितना भी कैल्शियम साइटोसोल के अंदर भरा हुआ है वो सारा का सारा कैल्शियम मूव करना स्टार्ट कर देगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो जो कैल्शियम का पंप होगा ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन को मूव कराना स्टार्ट कर देगा कहां, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और जो पहला पॉइंट इस रेगुलेशन में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था वो पॉइंट है कि एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है जैसे CAMP का मॉलिक्यूल, ये सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इंड्यूस करने का काम करता है। तो इसी के साथ रेगुलेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप खत्म होता है। कल को हम लोग ग्लूट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो ग्लूट कौन कौन से ग्लूट होते हैं। ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर ग्लूट नामक चिड़िया है ये किस किस लोकेशन पर कौन कौन सा ग्लूट लगा हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लो, घंटी बजा लो, वरना अपडेट मिस हो जाएगी। और आप लोग जानते ही होंगे कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो यू कैन शेयर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम, तो वो लोग भी हमको ज्वाइन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाय।